हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज हो गया है दिन 4 फरवरी और आपके एग्ज़ाम में मात्र 13 दिन और बचे हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा स्टार्ट। और कोई भी चांस अगर आप अभी से मिस कर रहे हैं, एक एक सेकेंड एक एक मिनट अगर आप बर्बाद कर रहे हैं रील देखने में, कुछ भी बकवास की चीज़ें देखने में, तो आप चांस बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास अभी भी चांस है बहुत बेहतरीन करने के लिए। समय बहुत है, ये जो 14 दिन 10 दिन है, 10 दिन बहुत ज़्यादा समय है। अगर पूरे साल ठीक ठाक आप समय अच्छा से बर्बाद कर चुके हैं तो ये 10 दिन में बहुत बेहतर कर सकते हैं आप। बस आपको ध्यान देना है, अपने आप को इस चीज़ के लिए समर्पण कर देना है। बस 10 दिन के लिए एग्ज़ाम के लिए समर्पण कर देना है टोटली, कि जो भी हम बैठेंगे तो एग्ज़ाम के सोच को लेकर के बैठेंगे, हम खेलेंगे तो एग्ज़ाम को सोच को लेकर के खेलेंगे। अगर कुछ भी करेंगे तो वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होना चाहिए। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप कहीं पे रील देख रहे हैं तो रील की जगह आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव जो कि पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हम साइंस में एक एक चैप्टर करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को करवाए हैं। आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि साइंस के फिजिक्स के पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, केमिस्ट्री के पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, बायोलॉजी के पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, सोशल साइंस में भी हिस्ट्री इकोनॉमी सब के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। लेकिन उसके अलावा फिर सोशल साइंस का मात्र एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव करवाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर हम लोग चलाए हैं साइंस की तरफ, और साइंस का हम लोग आज विज्ञान यानी साइंस का, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्स रहेगा, तीनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि डायरेक्ट यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बिना बकैती के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एज अ सेट। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, कम समय लेंगे आपका और कम समय में अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और आपको फटाफट जवाब देते चलना है। एकदम एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा भी मिस किए इट मीन्स गए काम से, थोड़ा सा भी मिस किए मतलब कि आप काम से गए। ठीक है, ये क्या हो गया, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेकिन आ गया है तीसरा, कोई बात नहीं है। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। कोई भी गाड़ी है, कार है, उसके हेडलाइट में आगे में कौन सा मिरर, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है जो बताइए। तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण प्रयोग होता है। साथ में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। अगर आपको पूछे कि कार या बाइक के साइड मिरर में, क्या पूछे, साइड मिरर में, साइड मिरर में कौन सा दर्पण, साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तब आप क्या बताइएगा, कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। और अगर पूछे कि मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तब हम लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। क्या करा है, हेडलाइट में, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, ये याद रखना है। लेकिन साइड मिरर में कौन दर्पण यूज होता है ये जानना है, तो लास्ट तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हम लास्ट में आपको ये चीज बताएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के योर सेकेंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आराम से देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपके आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अगर ये चीजें आपको जाननी है तो लास्ट तक देखिए। अभी हम आपको सिर्फ बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। ये सारा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, क्या वास्तविक होता है, क्या काल्पनिक होता है, क्या होता है, तो आपको याद रखना है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना है काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चौथा नेक्स्ट आ गया, ये हमारा आ गया कौन सा नंबर है जी, 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन का रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता इज इक्वल टू डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता इज इक्वल टू डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता इज इक्वल टू डायोप्टर होता है। और फॉर्मूला भी अगर आपको याद रखना है तो आगे हम बताएंगे, अभी रहने देते हैं लेंस की क्षमता निकालने का।
ताकि आप लोग लास्ट तक देखें। शुरू शुरू देखते हैं एकदम उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, ले लास्ट तक देखते नहीं करते हैं। काहे नहीं देखते हैं लास्ट तक जी? एकदम देखना है लास्ट तक, आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। अब देखिए फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा। कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। फोकसांतर पूछ रहा है, क्षमता दे दिया है। तो सबसे पहली बात, क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। लेकिन ये f जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, f जो है वो क्या किसी में होना चाहिए, मीटर में। यहाँ पे दे दिया है क्या, यहाँ पे दे दिया है 2D दे दिया है P का मान। तो 2D लिखेंगे हम लोग, 2D लिखेंगे, 1/f करेंगे, 2 को इधर लेकर के आएंगे हम लोग, 2 को इधर लेकर के आएंगे, f को उधर लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। लेकिन हमको चाहिए क्या, सेंटीमीटर में। किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 100 से भागा देना पड़ता है। हाँ, सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉरी, मीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम लोगों को 100 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना, कितना से, 100 से। तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में, कट जाएगा, कितना बार में कचेगा, 50 बार में। तो f का मान कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए, आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है आपको बताना है। ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, कि ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, कि इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर बताइए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। आपको याद रखना है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो निगेटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो निगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किस तरफ मुड़ेगी। क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण है और वो हवा से कांच में, यानी कि इधर है एयर, इधर है एयर, इधर है एयर, इधर है ग्लास, इधर है ग्लास, और कह रहा है कि प्रकाश की किरण से गया, ये हमारा हो गया, क्या हो गया ये हमारा, उसको क्या बोलते हैं जी, अभिलंब बोलते हैं ना। ये हमारा मान लो कि अभिलंब हो गया। तो कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब इससे इसमें जाएगा तो एक बात बताओ, वो इससे दूर भागेगा कि इसकी ओर आएगा, अभिलंब से दूर भागेगा कि ओर आएगा। इसको ऐसे याद रखना। हवा क्या है, हवा ग्लास के माध्यम, ग्लास की अपेक्षा हवा जो है वो कैसा माध्यम है, सघन है कि विरल है। तो इस दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ये ग्लास जो है वो सघन होगा और एयर जो है वो विरल होगा। तो विरल से सघन में जब गया, विरल से सघन में जब गया तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, इतना नहीं मुड़ता है, हम ऐसा ही कर दिए, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की निकट मुड़ेगा, अभिलंब के निकट मुड़ेगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आराम से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम आराम से। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, कि दोनों होता है, कि नहीं होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका प्रकृति सीधा या उल्टा, और काल्पनिक कैसा होता है। यहाँ से आपको याद रखना है, एकदम याद ही रखना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो वो कंफर्म है कि सीधा बनेगा, जब भी काल्पनिक बनेगा तो कंफर्म है कि सीधा बनेगा, और जब भी वास्तविक बनेगा, जब भी वास्तविक बनेगा तो कंफर्म है कि उल्टा बनेगा। याद रहेगा, जब हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 10 नंबर, ध्यान से देखिए। कह रहा है, नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब, किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है। नेत्र में, अब जो हम बोले थे ना पीछे, समतल दर्पण में कैसा होता है, काल्पनिक। नेत्र में कोई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। हम तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर देंगे, हम तुम्हारा काम क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान कर देंगे। हम तुम्हारा काम क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान। आसान कैसे करेंगे, हम बताते हैं तुमको कि काल्पनिक नहीं होगा। आँख जो हमारे नेत्र के अंदर जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो जो है काल्पनिक नहीं होता है, होता है वास्तविक। अब बताओ, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा कि वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होगा, जो बताओ। याद रखो, वो जो है वास्तविक होगा और उल्टा होगा तथा छोटा होगा, लेकिन हमारी मस्तिष्क उसको सीधा देखने की अनुभव करवाती है। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्या है, ध्यान से देखना और बताना कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, दो कंडीशन होता है नॉर्मली।
एक जब हम लोग निकट देख पाते हैं और एक जो निकट नहीं देख पाते हैं। अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ लिखेंगे हम लोग निकट, यहाँ लिखेंगे हम लोग दूर, यहाँ लिखेंगे हम लोग निकट, यहाँ लिखेंगे हम लोग दूर। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि निकट क्या है, क्वेश्चन यही ना कि निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं, या निकट नहीं देख पाता है, दूर देख पाता है। ठीक है, निकट नहीं देख पाता है और दूर देख पाता है। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि निकट देख पाएगा और दूर नहीं देख पाएगा। अब इसी में कंफ्यूजन होता है कि कौन दूरदृष्टि दोष है, कौन निकट दृष्टि दोष है। जो देख पाएगा वही दोष होगा, यानी कि निकट नहीं देख पा रहा है, दूर देख पा रहा है ना, तो दूर दृष्टि दोष होगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा, दूर को देख पाएगा, जो देख पाएगा वही दोष होगा। देख पा रहा है दूर, तो दूर दृष्टि दोष होगा। इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो कि नहीं होना। दूर देख पा रहा है ना, दूर दृष्टि दोष होगा। निकट देख पा रहा है ना, तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा के लिए याद रखना कि जब निकट नहीं देख पाएगा, दूर देख पाएगा, दूर दृष्टि दोष, और जब निकट देख पाएगा, दूर नहीं देख पाएगा, तो निकट दृष्टि दोष। इससे हमारा आंसर नंबर ए हो गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। चलो यहां से हम और बताते हैं। पहला कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसा लेंस चाहिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसा लेंस चाहिए, और यह है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को कैसा लेंस चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, जब जरा दृष्टि दोष होगा तब कैसा लेंस चाहिए, इसका आंसर बताइए। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। कब? जब जरा हो, जरा दृष्टि दोष हो तो बाइफोकल। लेकिन अब देखो ट्रिक से थोड़ा सा याद रखो, जो कि बहुत फेमस ट्रिक है, हमेशा कोशिश करो उसको ध्यान में रखने का, ताकि एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटे। जरा दूरदर्शिता तो बाइफोकल हो गया, लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष, देखो ऐसे याद रखो, दृष्टि दोष दो तरह का नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, दूर और निकट, दूर और निकट, और दर्पण अवतल और उत्तल। अब देखो, जब हमारे पास प्रॉब्लम 2 अक्षर के है तो लेंस लगेगा 3 अक्षर के, और प्रॉब्लम 3 अक्षर के है तो लेंस लगेगा 4 अक्षर के। सिंपल है। दूर 2 अक्षर के है, लेंस लगेगा उत्तल 3 अक्षर के, और निकट 3 अक्षर के है, लेंस लगेगा अवतल 4 अक्षर के। समझ रहा है? जब हमारे पास प्रॉब्लम 2 अक्षर का है, लेंस लगेगा कितना अक्षर का? 3 का। जब 3 अक्षर का प्रॉब्लम है, 4 का। 3 4 2 3 ऐसे याद रखिए, बिल्कुल रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? मतलब एक अच्छा खासा आदमी जो ठीक ठाक है, जिसका आंख नहीं खराब है, वो कम से कम कितना दूरी तक देख सकता है और अधिक से अधिक कितना दूरी तक देख सकता है? नॉर्मल इसका आंसर है, बहुत नॉर्मल सा आंसर है इसका, कि कम से कम वो व्यक्ति कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है। आंसर हो जाएगा डी। एक स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है। याद रहेगा ये बात, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं, यही क्वेश्चन पीछे बताए थे। हाँ, निकट क्या होगा तब दूर क्या होगा। अब देखो क्या बोले थे, जहां के वस्तु हम देख पाएंगे वही दृष्टि दोष होगा, जो हम नहीं देख पाएंगे वो दृष्टि दोष नहीं होगा, जहां देख पा रहे हैं वही दृष्टि दोष होगा। अगर दूर की वस्तु आप देख पा रहे हैं और निकट की नहीं देख पा रहे हैं तो दूर दृष्टि दोष होगा। अगर आप निकट का देख पा रहे हैं वस्तु और दूर का नहीं देख पा रहे हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, कोई जो भी है नेत्र वो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे मार्क देता है कि सोचेगा दूर नहीं देख पा रहा है और दूर दृष्टि दोष मार देगा, गया काम से। दूर नहीं देख पा रहा है इसका मतलब निकट देख पा रहा है, निकट दृष्टि दोष होगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता कम जाने से जरा दृष्टि दोष होता है, जो कि आमतौर पर बुढ़ापे में होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता कम जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था। अभी बहुत सारे पीछे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम करवाए हैं जो 2025 में पूछा था लेकिन नहीं बता पाए, लेकिन इसमें हम बता देते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष यात्री लिखा हुआ है, अंतरिक्ष यात्री को कौन सा आकाश प्रतीत होता है? नीला, उजला, काला। कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है? अंतरिक्ष काला दिखता है। नेक्स्ट है हमारे पास
कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना कौन से परिघटना है? प्रकाश का प्रवर्तन है कि अपवर्तन है कि वर्ण विक्षेपण है कि इनमें से कोई नहीं? एकदम याद रखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखना है तुमको कि इंद्रधनुष का बनना ये हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष का बनना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ इसका आंसर। कह रहा है 18 नंबर स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको एकदम भटकना नहीं। क्या कह रहा है? निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, इट मीन्स दूर वस्तु को देख पा रहा है, यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष होगा। आंख बंद करके लगा। दृष्टि दोष में तो तुमको 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है, 2 नंबर कंफर्म है ऑब्जेक्टिव में कि अगर वो कैसे भी घुमाए तुमको ध्यान में रखना है कि जहां की वस्तु नहीं देख पा रहा है वो दृष्टि दोष नहीं होगा, जहां देख पा रहा है वो दृष्टि दोष होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इट मीन्स दूर को देख पा रहा है, दूर दृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन घुमा देगा कि जब कोई वस्तु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इट मीन्स नजदीक को देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष होगा। याद रहेगा, याद रहेगा ना जी? बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र में उपस्थित कौन सा लेंस होता है जी? बताओ, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है जी? ये तो सोचना ही नहीं है। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? आवाज जा रहा है ना? हाँ, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कभी कभी ऐसा होता है आवाज ही नहीं रिकॉर्ड होता है, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, तो तुम देख लेना। कितना माथा दर्द है ये वीडियो का काम करना। थोड़ा सा पेशेंस, हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुमको भी थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना चाहिए ताकि तुम एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर सको। ठीक है। कर रहा है कि निम्न में कौन सा अर्धचालक नहीं है? कौन जो है अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं? कौन जो है अर्धचालक नहीं है? तो इसमें पारा जो है अर्धचालक नहीं है, उसके अलावा ये और ये अर्धचालक है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बिना कोई समय गवाए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत है, कम समय में तुमको प्रैक्टिस करवाना है। बेहतरीन क्वेश्चन समझ लो, तुमको क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं, आओ देखो और फटाक से एग्जाम में देखना, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इसलिए हम कम समय में करवा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर से क्या प्रदर्शित होता है? ओम प्रदर्शित होता है। वोल्ट बटा एम्पियर से क्या प्रदर्शित होता है? ओम प्रदर्शित होता है। कर रहा है 1, 2, 3 ओम का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको बनाने में। हाँ जाओ बनाते हैं हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 1, 2, 3 ओम का 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। मजाक कर दिया तुम्हारे साथ, बहुत मजाक कर दिया। मतलब कि श्रेणी क्रम में, समांतर में भी नहीं, श्रेणी में। एक प्रतिरोध यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ है। ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में तो सोचने नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो। श्रेणी क्रम बोला ना तो कुछ भी सोचने का नहीं, डायरेक्ट जोड़ देने का। जब बोलता समांतर क्रम तब हम लोग सोचते, जब बोलता समांतर क्रम तब हम लोग बटा बटा करते, लेकिन श्रेणी क्रम कहा तो कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 ओम इज द राइट आंसर। 2, 1, 3, 3, 3, 6। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इतना हल्का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लेवल मेंटेन रखें। भागा 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 पकड़ो पकड़ो, यही तो दिक्कत हो गया आज, इसको सेट नहीं कर पाए अच्छा से। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे मतलब है, सेट हो या ना हो। विद्युत धारा का मात्रा, सोचना पड़ेगा गधा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है बताओ? सोचना पड़ेगा तुमको। आंसर हो बताओ ना यार। वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर? क्या होगा? एम्पियर होगा। सोचना पड़ेगा तुमको इसमें, गधेड़ू नहीं सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा है ब्रदर, सोचना। देखो आज मेरा लक खराब है, लेकिन हम बिना वीडियो रिकॉर्ड कर ले नहीं मानेंगे, पूरा करके रहेंगे। 80 के 80 क्वेश्चन करवा के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तुम भी इसी तरह प्रण लो कि आज हमारे साथ पूरा 80 क्वेश्चन करके जाओगे, पूरा देख के जाओगे और एग्जाम में गर्दा मचाओगे। चाहे कितना भी बड़ा मुश्किल आ जाए, हम इसको आज करके जाएंगे। ठीक है। तुम भी मेरे साथ करो, प्रॉमिस, देख के जाएगा पूरा। विभवांतर कैसे है मात्रक? सोचना ही नहीं। विभव विभवांतर वोल्ट। क्या? विभव विभवांतर वोल्ट। धारा एम्पियर, धारा एम्पियर, ऐसे याद रखो और क्या। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शक्ति का। ये मां शक्ति देना कर रहा है क्वेश्चन हमारे पास। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 गुणे 10 जूल के बराबर, या फिर 1.6 गुणे 10⁻19 जूल के बराबर, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर। आंसर, राइट आंसर इज सी, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि डायनामो का सिद्धांत किस पर आधारित है?
डायनामो का सिद्धांत किस पे आधारित है? प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। अरे यार पहला का तो बोलबे नहीं की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुमको इसका आंसर बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। तो विद्युत में तो नाइट्रोजन आर्गन होती है ना, नाइट्रोजन आर्गन होती है। तो निर्वात रहता है, नहीं नहीं नहीं। वायु भरती है, नहीं। हाइड्रोजन भरी होती है, नहीं। निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कैसी गैस? निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में कैसी गैस भरी? पता हुआ क्या हुआ जी? भागल जा रहा है, बहुत मारेंगे बहुत। एग्जाम आ रहा है ना, भागना उगना है। रुको रुको, पूरा देख करके जाओ, यही सब क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ऐसे ही रहेगा। सोचो कि अभी तुम एग्जाम देने आ गए हैं, एक बार डेमो दो तो आ जाओ। तो 80 क्वेश्चन है, बना के दिखाओ तो 40 को। बनाओ जल्दी फटाक से, फटाफट आंसर बताओ इसको कमेंट में लिखते जाया करो। नंबरिंग गड़बड़ा गया है यार, पूरा मेरा बोर्ड भी आज गड़बड़ा गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम करके जाएंगे। आंसर बताओ कि कितना पहुंचे हैं हम लोग जी। अच्छा कोई बात नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का वेबर, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। टेस्ला होगा। क्या होगा? टेस्ला होगा। टेस्ला होगा। जहां भागो ना, दौड़ा दौड़ा कर तुम मारेंगे, तुमको देख के जाना है पूरा। एक नंबर साइंस में ऑब्जेक्टिव में नहीं कटना चाहिए तुम्हारा, समझा? कटा तो तुमको काट देंगे। पूरा देख के जाओ, पूरा नंबर आएगा, यहीं से आएगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है बताओ तो। विद्युत शक्ति का मात्रक विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत शक्ति का ये है ना जी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? लो, इन्हें बताया था तुम कुट्टी कुट्टी कर देंगे काट करके, बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। चलो इसको स्लाइड पर रहने देते हैं, बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये रहा हमारा विद्युत बल्ब। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी घटिया बनाए हैं आप सर। कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे हम लोग। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, टेंशन मत लो तुम लोगों को पास करवाना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये देख रहा है, ये किस चीज का बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा निकलता है? डायरेक्ट करंट निकलता है कि अल्टरनेटिंग करंट निकलता है कि दोनों निकलता है? बताओ तो आंसर। ये सोचना पड़ेगा गधा। डायरेक्ट करंट निकलता है बैटरी से। कैसा करंट निकलता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे तुम्हारा। आ जाओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। विभवांतर किससे मापाता है जी? वोल्टमीटर। विद्युत धारा किससे मापाता है जी? एमीटर। 2 नंबर यहीं से आ जाएगा। विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर से। विभवांतर किससे मापते हैं? वोल्टमीटर से। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम। दिख रहा है कहीं पे? हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, जूल बटा कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा कूलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 34, स्लाइड नंबर 34, क्वेश्चन नंबर, बट क्वेश्चन इज 36 भाई। आई किलोवाट घंटा KWH क्या का मात्रक है? ये क्वेश्चन भी 2025 में हम देखे हैं, पूछा है कि किलोवाट घंटा जो है KWH का मात्रक क्या है? धारा का, समय का है, किसका है मात्रक किलोवाट घंटा? की विद्युत ऊर्जा का, कि विद्युत शक्ति का? बताओ आंसर बताओ इसका। कमेंट में फेंक के मारो, जल्दी कमेंट में फेंक के मारो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो ध्यान से देखो और आंसर बताओ कि विद्युत धारा उत्पन्न करने को की कौन सी युक्ति है? मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर की कौन सी युक्ति है? विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की कौन सी युक्ति है? मोटर है, विद्युत जनित्र है, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है? बताओ 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 बताओ। तो एक बात बताओ, क्या विद्युत धारा मोटर मोटर उत्पन्न करती है? नहीं, वो तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इट इज द आंसर। ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, फेमस क्वेश्चन, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इज फेमस क्वेश्चन। कह रहा है 1 HP अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है? याद रखिएगा बबुआ, 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होता है। बिल्कुल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? OMG, केमिस्ट्री में इंटर कर चुके हैं। निम्न में कौन जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। कौन जो है, कौन जो है, किसका हिम्मत हो गया जी जो इसमें बायोगैस का स्रोत नहीं है? कौन कौन नहीं है जो बताओ।
लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला भी है। सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तुम उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तुम उत्तरदायी है। अभी फरवरी आ गया है, पूरा वैलेंटाइन मनाने में लगा हुआ है, कौन उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तुम है। नहीं मनाओ वैलेंटाइन, पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम पे फोकस करो, समझ रहा है? वैलेंटाइन मनाने के चक्कर में गया तुम्हारा ये जो नया नया अभी खून है ना, ये मनाने के चक्कर में तुम्हारा एग्जाम जाएगा। और वो ये डायलॉग सही है, द सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर बट यू कांट चेंज दैट पेपर एट पूरा लाइफ टाइम उसको चेंज कर पाइएगा आप। जो लिखा गया अगर एक बार सेकेंड, तब मुँह उठा के कहीं भी जाइएगा, सेकेंड आए हैं, सेकेंड आए हैं, तो थोड़ा सा तो एक पल के लिए तुम्हारा इज्जत गया ना। हाँ, इसलिए थोड़ा सा 10 दिन मेहनत करो और इसमें अच्छा नंबर लाने की कोशिश करो। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तुम भी जिम्मेदार है, लेकिन साथ में CO2 जिम्मेदार है। कौन है? CO2 जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत, ये क्वेश्चन तो बच्चा लोग 2 या 3 में जो पढ़ता है उसको भी पता होता है कि जो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है वो क्या है? कोयला है, बिजली है, सूर्य है, परमाणु बम है, क्या है? तो कोयला का सबसे अधिकतम ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे पास फिलहाल के लिए वो क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा सूर्य। सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य ना है जी, सूर्य के अलावा तो बाकी सब बाद ही में आएगा। नेक्स्ट है कि पवनों का देश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ देता है कि पवनों का देश किसको कहा जाता है? भारत को, या फिर फिनलैंड को, डेनमार्क को, कि अमेरिका को? तो पवनों का देश जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है, याद रहेगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए। जीवाश्म ईंधन कौन सा उदाहरण है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या सभी? कौन जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? हमारे पास ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस और या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा आंसर बताइए, कमेंट में फेंक के मार के इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा तीनों, कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोग हाफ पहुंच चुके हैं, हाफ बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, हाफ और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बल, शक्ति, ईंधन नहीं बल्कि ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है कि चूल्हा है, क्या है? बताइए 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 कि गोबर गैस क्या है? तो गोबर गैस प्राकृतिक गैस नहीं है, लकड़ी नहीं, चूल्हा। लकड़ी चूल्हा ये तो कोई मतलब ही नहीं है यार, तुम गधा है, ये दोनों में तो सोच में नहीं करो। बताओ क्या है? बायोगैस है। अभी पीछे कितना बार इसका रिपीटेशन हुआ है, तुम लोग ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, कौन है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में फेंक के मारिए, नहीं तो आपको उठा के हम फेंक देंगे। कौन है? तो नाभिकीय पढ़ रहे थे यार, याद लगता है चश्मा का नंबर चेंज करवाना पड़ेगा। हम अभी नाभिकीय पढ़ रहे थे क्या? हम खुद भूल गए अभी क्या पढ़ रहे थे, नाभिकीय पढ़ रहे थे क्या? नहीं, नवीकरणीय शायद बोल रहे थे, तब तो ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? ये नाभिकीय, कोयला, प्राकृतिक, कौन है? सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा। याद रहेगा, सौर ऊर्जा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। आंसर हमारा कौन सा है? सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। देख लो, यही ऑब्जेक्टिव रहने वाला है गधा, देख लो, ध्यान से देख लो। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा है, जिंक से उसको लेपित किए तो वो जो काम किए क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अवघटन, क्या कहा जाता है? बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहा को जिंक से लेपित करना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कौन सा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कौन सा होता है? AgCl, सिल्वर, Ag, हम अमित गौरव कैसा होता है? श्वेत होता है, इसमें तो सोचने नहीं, श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? बताओ, क्या ये उपचयन है, क्या ये संयोजन है, क्या ये अपचयन है? उष्मा सोचिए, कौन है? उपचयन है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? 49, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, गोबर गैस। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया बबुआ। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, देख लेना देख लेना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। प्राचीन काल, हाँ हाँ, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत कौन सा था? घास था, लकड़ी था, बहता जल था? क्या पवन था या बहता जल था? क्या था? याद रखना है आपको कि प्राचीन काल में हमारे लिए उष्मीय ऊर्जा का मात्र एक ही स्रोत था, वो था हमारे पास लड़ न, न, लक, लक, लकड़ लकड़ी। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आप करते हैं कि हम करते हैं कि कौन करता है? तो सौर सेल करता है। विद्युत मोटर, सौर कुकर, सौर उष्मक नहीं, सौर सेल करता है। कौन करता है? सौर सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 53 नंबर स्लाइड पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का या सिलिकॉन का? लोहा का, तांबा का, चांदी का या सिलिकॉन का? याद रखना है, हमारे पास आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हारेंगे नहीं, बोले नहीं हम एकदम लास्ट तक एकदम चाहे कुछ हो जाए करवा के ही जाएंगे, तुमको भी पूरा देख करके ही जाना है। करा है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, कि दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं? याद रखना है, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, गलत लिखा गया है, कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। कौन जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? गोल्ड नहीं करता। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, कौन जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? गोल्ड गोल्ड, उधर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? हम हैं। दिख रहा है ये इजी एजुकेशन दिख रहा है तुम लोगों को जी। मेरा नाम याद रख लो, एक नंबर मेरे बिना, एक नंबर तो मेरे बिना आ ही नहीं सकता, इतना तुम जान लो। अगर एक कोई भी टीचर पढ़ाए, कोई भी, मेरे नाम के बिना एक नंबर नहीं आ सकता तुम्हारे साइंस के एग्जाम में। मेरा नाम यूज करो, एजी सिल्वर। ये है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो। कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्या लोहा का अयस्क है बॉक्साइट, कैल्शियम का है, या फिर सोडियम का है, या एल्युमिनियम का है? याद रखना है, बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन को देखो। 58 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा है। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध सोना किस में व्यक्त किया जाता है? सोना खरीदे गया कभी तो इसके जानकारी होना चाहिए कि 18 कैरेट, 22 कैरेट, या फिर 24 कैरेट, या 12 कैरेट, या 20 कैरेट, कितना कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है? याद रखना, सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शादी होगा ना तुम्हारा तो सोना कह के हो सकता है तुमको 20 कैरेट वाला दे दे, और वो सस्ते में मिल जाता है, ठीक ना? तो ध्यान रखना तुम कि 20 कैरेट वाला नहीं लेना है, समझा? बोलना हमको 24 कैरेट वाला चाहिए। हाँ, करेगा ना शादी, लेगा ना तिलक, गधा हुआ, और क्या करेगा? तिलक विलक नहीं लेना है जी, कानूनन अपराध है, समझा? बिल्कुल भी नहीं लेना है, फ्री में शादी करना है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? अरे बाप, शून्य समूह में कौन है जी? शून्य समूह में कौन है बताओ, उसको खोज के मारेंगे। शून्य समूह में कौन है? तो कौन कौन हो सकता है? आर्गन हो सकता है, हीलियम, हीलियम मिल गया, छोड़ो अब दिमाग का खराब कर रहा है, हीलियम शून्य समूह का हो गया सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जाओ, तुम्हारे लिए बहुत डिटेल से क्वेश्चन के वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। एक प्रैक्टिस सेट की तरह तुम प्रैक्टिस करो इसको। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 23, 26, 25 बताओ। Au लोहा कितना हो जाएगा? 26। क्या हो जाएगा? 26 आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26। कोई दिक्कत है इसमें? हम टिक मारे क्या यार? 60 नंबर क्वेश्चन 26। पौधे, हाँ, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कौन से भाग से होता है? इसका आंसर बताओ।
पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पों का उत्सर्जन जड़ से, तना से, पत्ता से, फूल से। कहाँ से होता है? यू हैव टू बी रिमेम्बर दैट कि पत्ता से होता है। कहाँ से होता है? पत्ता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है बहुत आसान सा क्वेश्चन, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया जो है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया जो है वो कितना मिलीग्राम होता है? सामान्यतः मात्रा कितनी होती है? 100 मिलीग्राम, 20, 30, 40, नहीं 20, सामान्यतः 20 मिलीग्राम होता है। सामान्यतः 20 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किसमें संबंधित है? पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में या परिवहन में? तो वृक्क जो है, वृक्क जो है वो संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पौधे के पौधे के पौधे के पौधे के वायवीय भागों से, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? परागन, निषेचन, विसर्जन, वाष्पोत्सर्जन। परागन, निषेचन, विसरण, विसरण, परागन, निषेचन, विसरण या फिर वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? परागन, निषेचन, विसरण या फिर वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है? याद रखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग बहुत आसान से हम लोगों को याद रखना है, क्लोरोफिल का वर्णक का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा किसमें पनपता, किससे पनपता है? किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से, चीनी की कमी से या फिर रक्त की कमी से या मोटापा? बहुत ही सब इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, हमेशा बिहार बोर्ड घुमा घुमा पूछता है, याद रखना है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा पनपता है। नेक्स्ट भोजन का पचना, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या फिर विस्थापन है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना, तो याद रखना है भोजन का पचना जो है वो उपचयन है। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो उपचयन है। कौन सा है? उपचयन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखो इसको, कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन में मादा जनन के तंत्र का भाग है, 3 और 1 नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिंबवाहिनी? डिंबवाहिनी। कौन जो है मानव मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के जरूर बांटना है। कौन जो है मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। कौन? शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या फिर पैरामीशियम में? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में। और द्विखंडन द्वारा, आंसर में फेंक के मारो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्विखंडन किसमें होता है? देखो द्विखंडन आ गया। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। और पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब पूछे तुमको मुकुलन द्वारा किसमें होता है तो बोलना ईस्ट में, और जब बोले आ जाओ, गुस्सा मत हो, आ जाओ, द्विखंडन, तो ये हो जाएगा अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ओजोन परत किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में या फिर एनोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में? तो ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। आंसर नंबर ए हो जाएगा, ओजोन परत। नेक्स्ट हो गया हमारे पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, कि पीत रस स्रावित होता है। पीत रस, पीत रस किसमें स्रावित होता है? मुख गुहा में से या फिर छोटी आंत से, यकृत से, अमाशय से? पीत रस स्रावित होता है किससे? यकृत से। आंसर हो जाएगा ये हमारा यकृत से। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा, टाइपिंग करने वाला बहुत बदमाश है, इसका पेमेंट काटना पड़ेगा। पेमेंट का इसको नौकरी से निकालना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे टाइप करता है, देखो एक तो नंबर गड़बड़ा देता है जैसे तैसे, और ऊपर से कैसे कैसे टाइप करता है। बताओ, निकाल दे, तुम लोग कमेंट बोलो, निकाल दे इसको जॉब से। गधा, खुदे टाइप करते हैं, खुदे निकल जाए जॉब से। बोलो, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। ऑलरेडी आंसर दे दिया, गधा, महागधा था। ग्रासनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। ग्रास नली, ग्राहनी, अग्नाशय, ग्रसनी। अरे यार, ये क्वेश्चन में गलत लगता है, दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मूल स्रोत है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत, ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, कौन है?
पर्णहरित है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सौर ऊर्जा है कि जल है? आंसर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होती है? तो पीछे क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया था ना, जरा दृष्टि दोष, यही क्वेश्चन सेम आया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो ओम मीटर होता है। चालक की प्रतिरोधकता की मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट, अब नया नया डिजाइन में क्वेश्चन आ रहा है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? क्वेश्चन है हमारे पास कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन करता है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, श्वसन अंगों को, नेफ्रॉन को, रक्तचाप को। वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या फिर प्लाज्मा में? मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पीछे एक क्वेश्चन ऑलरेडी था, याद रखिएगा, शुक्रवाहिका। कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं इसका वीडियो और मेहनत करके और लॉन्ग भी हो और डिटेल में भी हो, कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको और डिटेल में बताया जाएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया जाएगा। और अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हैं आप कि हमारे एक प्रिय शिक्षक ऋतिक सर जो PW में पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश मीडियम के लिए 1 शॉट्स लेकर के आ रहे हैं, जिसमें वो हर एक चैप्टर को 3 से 4 घंटा में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए। लेकिन बिहार बोर्ड के लिए कौन सोच रहा है? कोई नहीं। हम बिहार बोर्ड के लिए मैथ में, जैसे ऋतिक सर ला रहे हैं वैसे ही मैथ में आप लोगों के लिए 1 शॉट्स लाए हैं। एकदम सेम थंबनेल वो मिल जाएगा जी, जाके देखिएगा ना, हमारा चैनल पर मिल जाएगा। मैथ्स में 1 शॉट्स है आप लोगों के लिए, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड में रहेगा, एकदम 0 to हीरो मिलेगा आपको। अभी तक हम ट्रिगोमेट्री, पॉलिनोमियल्स, बहुपद और समांतर श्रेणी, ये सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और भी आगे होते जाएगा। तो जा करके नहीं देखे हैं तो मैथ का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको धमाकेदार तरीके से 0 to हीरो एकदम एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें, एग्जाम से रिलेटेड फार्मूलाज बताए जाएंगे, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में रहने वाले हैं। एग्जाम वही रहेगा, हम जो बता देंगे ना वही रहेगा, उससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है। एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें को ही एकदम हम करवा रहे हैं, उसमें जाकर के 1 शॉट जरूर देखिएगा। एज इट इज़ जैसे ऋतिक सर पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश मीडियम में, वैसे ही उसी तरह से हम बिहार बोर्ड के लिए लाए हैं। एकदम जाकर के देखिए, गर्दा मचाइए। और मैथ में अगर लाना है आपको 100 में 100, 90 प्लस, 95 प्लस का सपना अगर आप देखते हैं तो आपको एक बार हमारा हाथ जरूर थामना चाहिए, एजी एजुकेशन का हाथ थामना चाहिए। उसके बाद आप गर्दा मचाइएगा, बहुत बेहतरीन कीजिएगा।